नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद सुशील में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसे हम देखने वाले हैं, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो इससे बाहर आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो जैसा हम सबों को पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ हम ट्रिक को भी देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो जब फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1789 में। और इस टाइम वहाँ का शासक कौन था? लुइस 16वां। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जोसेफी मेतिस्नी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जोसेफी मेतिस्नी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक उपबंध जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थात जो सामाजिक उपबंध पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कोई और नहीं थे, रूसो थे। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगर इसे हम ट्रिक से याद करना चाहें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे। तो सामाजिक उपबंध मतलब अगर समाज में खराब संबंध होगा तो कोई भी आपसे रूस जाएगा। तो सामाजिक उपबंध जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो गए? रूसो। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना मेजिनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेजिनी। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इसे भी हम ट्रिक से देख लेते हैं। तो यंग इटली, अंग मीन्स क्या होता है? युवा। और मेजिनी तो बोल सकती है मेरी, जेनी या मेरी वाइफ। तो मेरी वाइफ कैसी है? यंग है। डोंट माइंड, ये केवल आपको याद कराने के लिए। तो ऐसे याद रखिएगा कि अंग इटली सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? मेजिनी के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न को आप VVI कर लीजिए। यह प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो मैटरनिक का है। किसका है? मैटरनिक। अगर इसको भी याद करना चाहें तो याद कर सकते हो। देखिए यहाँ छींकता है, यहाँ मैटरनिक। छींक, निक, छींक। तो छींकता और मैटरनिक दोनों सेम वर्ड आते हैं। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मैटरनिक का। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मोंटेस्क्यू। कौन थे? मोंटेस्क्यू। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगर इसको भी याद करना चाहे तो देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट को हम स्प्राइट से, मॉन्टेन्ड्यू से कर सकते हैं, और मॉन्टेन्ड्यू, मोंटेस्क्यू बोल सकते हैं। या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो क्या पीना पड़ेगा आपको? स्प्राइट पीना पड़ेगा। डर के आगे जीत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मतलब द स्पिरिट ऑफ लॉ के पुस्तक के लेखक कौन हो गए? मोंटेस्क्यू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो था वह जर्मनी का चांसलर 1871 ईस्वी में बना। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ था? तो जो ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध हुआ था वह 1866 में हुआ था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? कहने का मतलब हुआ
कि जो ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध हुआ था 1866 में, इस युद्ध का विराम किस संधि के द्वारा हुआ? तो इस संधि का विराम या इस संधि मतलब इस युद्ध पे विराम कौन सी संधि के द्वारा हुआ था? तो वियना की संधि। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? मतलब इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? तो गैरीबाल्डी सार्डिया पिडमंट का निवासी था। मतलब कि गैरीबाल्डी कहाँ का था? तो सार्डिनिया का था। कहाँ का? सार्डिनिया का। अगला प्रश्न है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो जो नेपोलियन के द्वारा संहिता बनाया गया था उसे कब लागू किया गया था? तो फ्रांस में इसे लागू किया गया था 1804 में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है? देखिए मार्सिले, ठीक है, मार्सिले मतलब याद आपको आ जाना चाहिए कि मार्शल लेके कौन चलते थे? तो मार्शल लेके लोग, क्रांतिकारी लोग अपने देश के लिए चलते थे। तो मार्सिले एक तरह का क्रांतिकारी गीत है, राष्ट्रभक्ति गीत है। कहाँ का है? तो फ्रांस का है। तो मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? तो फ्रांस की। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता के साथ मिलकर बनती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता दोनों साथ मिलकर बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहा जाता है? फिर से समझिए कि अगर किसी की भावना को हम कोई मूर्त की आकृति दे दें या कोई मूर्ति की आकृति दे दें, किसी व्यक्ति या वस्तु का रूप दे दें दर्शाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब भावना को किसी वस्तु के रूप में दिखा रहे हैं, किसी व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हैं, किसी आकृति के रूप में दिखा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपक। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टूटी हुई बेड़ियां, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य या आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? देखिए ये सब तो एक तरह का प्रतीक है, भावनाओं का प्रतीक है। तो ये क्या है? एक तरह का रूपक है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कैरोल क्रिप्स्की कौन था? तो जो कैरोल क्रिप्स्की था वो कौन था? पोलिश राष्ट्रवादी था। कौन था? पोलिश राष्ट्रवादी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुई महिला, मतलब कि आंख में पट्टी बांधा हुआ है और हाथ में क्या है? तराजू। तो वह किस बात का प्रतीक है? तो भाई तराजू वाले बात से हमें याद आता है कि न्याय का प्रतीक है। ठीक है, तो यह न्याय का प्रतीक है। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में था, क्योंकि लुईस 16वां किसका राजा था? तो बुर्बो राजवंश का ही राजा था, जो 1789 में जिसे काल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? मतलब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र किस संधि के द्वारा बना था? तो एक वह संधि कोई और नहीं थी, उस संधि का नाम था कुस्तुनतुनिया की संधि। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा जो यूनान था एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो भाई किसी राष्ट्र की अगर सामूहिक पहचान की बात किया जाए, पूरा समूह की पहचान का बात, तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मारियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान कहाँ की थी? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक था। जबकि एक और प्रतीक आता है जर्मेनिया, वो कहाँ की थी? जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक था। ठीक है, तो अगर मारियान पूछे तो फ्रांस, और अगर जर्मेनिया पूछे तो जर्मन। जर्मेनिया जर्मन सेम है और मारियान फ्रांस का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई थी?
तो वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में। ठीक है, इसके पहले हम वियना की संधि के बारे में बात कर चुके हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? सेम प्रश्न है, बस पूछने का तरीका चेंज है कि वियना की संधि पूछे या वियना का सम्मेलन पूछे, तो दोनों 1815 में ही होगा। ठीक है, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय थे, उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक थी? तो अभी हमने बताया था कि जर्मन के लिए कौन था? जर्मेनिया, और फ्रांस के लिए मारियान। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि जर्मन राष्ट्र के लिए पूछ रहा है तो जर्मेनिया, और अगर पूछता फ्रांस के लिए तो मारियान। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, हमने निरंकुशवाद के बारे में जानते हैं हम सब कि निरंकुशवाद मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगा जा सके, मतलब कि जिसके ऊपर संविधान भी ना हो, मतलब कि वैसे शासन व्यवस्था जिस पे कोई अंकुश ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। और ये शासन व्यवस्था कहाँ थी? फ्रांस में थी। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, उसे क्या कहा जाता है? तो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो देखो स्त्री और पुरुष की बात किया जा रहा है, तो ये नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? नारीवाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? मतलब कि जब इटली का एकीकरण हुआ तो उसका पहला शासक कौन बना था? कौन बना था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? मतलब कि जर्मनी का एकीकरण में किसने अहम भूमिका निभाई? तो किसने निभाया था? ऑटो ऑन बिस्मार्क। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ देखिए, अंडरलाइन कीजिए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में किसे जाना जाता है? तो यूनान को जाना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, इटली के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इटली का एकीकरण कैमिले दी काबूर के द्वारा किया गया था। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? खून और खड़क की, जिसे रक्त एवं लोह नीति भी कहा जाता है, ब्लड एंड आयरन। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मतलब किसने अपनाया था रक्त एवं लोह की नीति? बस उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, तो बिस्मार्क के द्वारा, ऑटो ऑन बिस्मार्क के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता 1832 में मिली। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ये कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के। तो जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख भूमिका निभाई थी ऑटो वन बिस्मार्क, वो कहाँ के चांसलर थे? तो प्रसा के। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सौर्य का विषय क्या था? तो फ्रेडरिक सौर्य का विषय क्या था? तो यह लोकतंत्र था। इसका विषय क्या था? इनका विषय लोकतंत्र। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, क्या था? तो बाल्कन क्षेत्र जो था, वहाँ पे यूरोप में एक राष्ट्रवादी तनाव का मेन प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में तनाव बहुत अधिक था। अगला प्रश्न है, सार्डिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो सार्डिया पिडमॉन्ट का शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना हर एक देश में किस घटना के कारण फैली है? तो फ्रांस की क्रांति के कारण। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ है? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न, शुल्क संघ मतलब कि एक टैक्स का संघ था जिसका नाम था जोल्वे राइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जॉल्वे रैन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो जॉल्वे रैन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? प्रसा की पहल पर की गई थी। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? मतलब जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक हो। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो, यह कथन किसका है? तो यह भी कथन रूसों का ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश जो ग्रंथ है इसकी स्थापना मतलब इसकी रचना नेकर के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? नेकर के द्वारा किया गया। विश्वकोश की स्थापना नेकर के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मतदान का अधिकार मतलब मताधिकार। तो मताधिकार ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो बास्तिल के किले का पतन 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो जो वियना सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी मेटरनिक के द्वारा किया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लिब्रे क्या है? तो लिब्रे क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था। फ्रांसीसी मुद्रा को क्या कहा जाता था? लिब्रे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति का देन है? तो जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, यह नारा किसकी देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति का देन है। और इन बातों का जिक्र हमारे संविधान में भी किया गया है, हमारे प्रस्तावना में भी किया गया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का प्रयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। मतलब कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो जो यह कथन भी है यह भी कथन रूसों का ही है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? मतलब कि कल्पना आदर्श मतलब कि कल्पना में ही एक समाज बनाना, अच्छी समाज बनाना। और कल्पना आदर्श को यूटोपिया भी बोला जाता है। तो किसने बनाई थी? तो फ्रेडरिक सोरियो जो चित्रकार थे, इन्होंने बनाया था, एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। तो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा ही आदर्श समाज की कल्पना की गई थी। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? निम्न में से किसका विकास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो यह विश्वास किसका था? जोसेफी मैथिसनी का। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? मतलब कि कौन सा ऐसा घटना हुआ था जिसके कारण जो शिक्षित वर्ग थे उसमें भी राष्ट्र के प्रति भावना जग गई थी? तो एक कोई और नहीं, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था। इसके पहले जो था राष्ट्र की भावना शिक्षित लोगों में नहीं जगी थी, पर जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस टाइम शिक्षित वर्ग में भी राष्ट्र की भावना या राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आखिरी प्रश्न आज का है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो विद्रोह का मेन कारण क्या था? गरीबी भी था, बेरोजगारी भी था, भुखमरी भी था। अर्थात इसका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, इनमें से सभी। तो जो सभी हैं वह यूरोप में किसान मजदूर के कारण विद्रोह कर रहे थे। मतलब इन कारणों के कारण जो यूरोपीय देशों में किसान लोग थे विद्रोह कर रहे थे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।